वेलकम बच्चों, स्वागत है आप लोग का। और हम लोग पढ़ रहे हैं हमारी यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। और इससे पिछले क्लास में हमने कंप्लीट किया था कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अगली एक और डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिना पर काम करती है और हमारी डेली लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस, क्योंकि इसी की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी गेन करते हैं। और इसका नाम है जनरेटर, AC जनरेटर। ऑल्टरनेटिंग करंट क्रिएट करेगा, इसलिए ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर नाम दिया जाता है। तो बेसिकली जनरेटर के लिए बोलते हैं इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाता है उसे हम नाम देते हैं जनरेटर। यहाँ AC करंट प्रोड्यूस होगी इसलिए AC जनरेटर। और इसका जो फिनोमिना है, प्रिंसिपल वर्किंग, दैट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिना पर काम करता है, यानी कि जब भी किसी सर्किट से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जाती है सर्किट कंप्लीट होने पर। उससे पहले अगर सर्किट कंप्लीट नहीं भी है तो इंड्यूस्ड EMF जरूर डेवलप होगा। और किस तरीके से बनता है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, तो फिगर आपके सामने है, देखेंगे। यहाँ N और S यहाँ पर दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल्स हैं मैग्नेट के लिए। एक रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD, जिसे हम नाम देते हैं आर्मेचर कॉइल। ABCD रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगी, इसमें सर्टेन नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, बट हमने यहाँ पर अभी फिलहाल इसको शो नहीं किया है फिगर को सिंपल रखने के लिए। यहाँ एक शाफ्ट लगा है जिसके ऊपर अटैच होगा, इसमें आप टरबाइन लगा कर रखेंगे। और चाहे आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर वाटरफॉल करा के इसे घुमा दें, या थर्मल पावर प्लांट पर स्टीम की मदद से इसे रोटेट करा दें, या न्यूक्लियर पावर प्लांट में स्टीम से इसको रोटेट करा दें, हमारा मेन पर्पस है इसे रोटेट कराने का। तो जब यहाँ रोटेशन होगा, रोटेशन जब बनेगा, रोटेशन की वजह से यहाँ थीटा चेंज होता है। आपको याद होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला फाई इज़ BA cos थीटा, हम पढ़ चुके हैं। थीटा चेंज होता है तो फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आता है और सर्किट में करंट डेवलप हो जाती है। तो हम यहाँ रोटेशन कराकर कॉइल के प्लेन का मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल चेंज कराएंगे, रोटेशन होगा, इंडक्शन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा और सर्किट में करंट डेवलप होगी। तो ये जो करंट यहाँ डेवलप होगी वो अल्टरनेटिंग नेचर की है, इसलिए यहाँ पर हम इसको AC जनरेटर कहते हैं। अभी हम इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे, फिलहाल तो हमने थोड़ा सा थ्योरी में लिखा है। आर्मेचर कॉइल हो गया, स्लिप रिंग्स होती हैं, ये नीचे स्लिप रिंग्स हैं, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में होंगे जो घूमेंगी कॉइल के रोटेशन के साथ साथ। आप बिल्कुल ऐसे ही अज्यूम कर सकते हैं इसे, जैसे ये रिंग है, ये जैसे जैसे कॉइल ऊपर घूमती रहेगी ये रिंग भी यहाँ पर रोटेट होती रहेगी। और साथ में एक ब्रश लगा रखा है यहाँ पर, मेटल ब्रश, जो ऐसे यहाँ फिक्स रहेगा और घूमती हुई कॉइल के साथ कांटेक्ट बना कर रखेगा, सो दैट उसमें डेवलप होने वाली करंट आपको ट्रांसफर होकर मिल जाए। लोड रेजिस्टेंस RL लगा रखा है जिसके अक्रॉस हम करंट को गेन करेंगे। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में तो हमने कह दिया है, व्हेन कॉइल रोटेट्स इन मैग्नेटिक फील्ड देन बाय प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। आफ्टर हाफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, डायरेक्शन ऑफ करंट in the coil it reverses its direction as per Fleming's right hand rule। आप इमेजिन करो जब हम इसको होल्ड करके ऐसे घुमाएंगे, ये वाली साइड अंदर जाएगी, ये वाली साइड बाहर आएगी, और बारी है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाने की। तो सीखेंगे एक बार इसको फिर से। ये रूल कुछ इस तरह से कहता है कि अगर आपके फर्स्ट फिंगर, थंब और सेंट्रल फिंगर ऑफ राइट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं सच दैट थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, फर्स्ट फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, thumb gives the direction of motion of conductor, then central finger will give the direction of induced current। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है। मोशन ऑफ कंडक्टर, अगर इस कॉइल का रोटेशन ऐसे देख रहे हैं तो साइड AB अंदर जाएगा, साइड AB ने अंदर जाना है, थंब को अंदर कर देंगे, सेंट्रल फिंगर नीचे आ रही है, B से A की तरफ हमारी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी, वो B से A आएगी, इधर आएगी, फिर R1 में जाएगी, R1 से B1 में इस तरफ चलेगी, और फिर R2, फिर इधर ऊपर, और इधर चली जाएगी। तो जो AB साइड है उसमें B से A करंट है, CD साइड में D से C करंट है। ये तब होगा जब कॉइल इस कंडीशन में है, आधा रोटेशन हो जाएगा तो जो AB होगा वो इसकी तरफ जाएगा और CD इधर आ जाएगा। तो AB में जहाँ करंट नीचे की तरफ थी B से A, अब वो बाहर आ रही होगी। तो अगर थंब का मोशन बाहर रखेंगे तो करंट ऊपर की तरफ है, फिर करंट B से A आने के बजाय A से B जाएगी, A से B जाएगी तो मतलब ये डायरेक्शन से फिर ये डायरेक्शन हो जाएगी, और जो यहाँ करंट डेवलप होगी वो होगी ऑल्टरनेटिंग नेचर की, जिसको हम ग्राफिकली ऐसा दिखाते हैं। ऐसा क्यों दिखाते हैं अभी मैथमेटिकली प्रूफ कर देंगे इसको हम कि इस फॉर्म में क्यों दिखाया है हमने। ये हमारा करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसको आप एक बार पॉज करके नोट करें तो हम इसका मैथमेटिकल प्रूफ आगे बढ़ाएंगे।
तो हमने माना है B is the magnetic field, magnitude of magnetic field, A is the area of the rectangular coil, N is number of turns in that, थीटा हमने माना is the angle between normal to the plane of coil यानी कि एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी टाइम t। अभी तो जो नॉर्मल है वो बाहर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो एंगल 90 डिग्री बन रहा है। लेकिन मान लेते हैं t टाइम में ऐसे रोटेशन हुआ तो जो नॉर्मल था ये था हमारा प्लेन के ऊपर नॉर्मल, ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड जिनके बीच में एंगल थीटा बना हुआ है। इनिशियल एंगल पर 90 है, ध्यान रखना, एंगल थीटा इनिशियल टाइम 0 पर 90 है, तो ये इस तरीके से चलेगा। अभी ये जनरल एंगल थीटा बन गया है इन दोनों के बीच में, उस थीटा को लेकर हमने कहा है मैग्नेटिक फ्लक्स। देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल फाई, जिसको आप बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कहते हैं, तो हमने इसे बी ए कॉस थीटा कह दिया है। और फिर हम इसको क्या कहने जा रहे हैं, ध्यान देंगे इधर, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। फाई इज़ बी ए कॉस, हमने इसे ओमेगा टी लिख दिया। ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो थीटा से ओमेगा टी फॉर्मूला बन जाएगा। ये हमारा बी ए कॉस थीटा हुआ। अब अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकेंड लॉ, आपको पता है कॉइल रोटेट हो रही है, कॉइल के रोटेशन से फ्लक्स बन रहा है, फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। तो फैराडे सेकेंड लॉ से इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल, इसका फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू माइनस लेंज लॉ का कॉन्सेप्ट N डी बाई डी टी ऑफ फाई। तो आप इसमें माइनस N डी बाई डी टी ऑफ फाई में फाई की वैल्यू अगर रखना चाहेंगे तो फाई इज़ बी ए कॉस ओमेगा टी, बी ए कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ जो कांस्टेंट फैक्टर है बी ए वो बाहर आ जाएगा और हमारा E का फॉर्मूला बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला बनेगा, N के साथ बी ए बाहर आ जाएगा, तो E इज इक्वल्स टू माइनस में है बी ए एन और अंदर है डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। अब ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लग गया है यहाँ पर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स इंटू ए आ जाता है, ये आ गया अगर, तो ये फॉर्मूला बनेगा माइनस बी ए एन, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी होता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा और ई का फॉर्मूला बन जाएगा बी ए एन ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ओमेगा टी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर आ जाता है, अगर साइन ओमेगा टी हो जाता है 1, तो ई हो जाएगा बी ए एन ओमेगा और इसको हम मैक्सिमम कहेंगे। ईएमएफ है तो ये मैक्सिमम ईएमएफ है, इसको मैंने ई नॉट का सिंबल दे दिया है, नॉट मीन्स मैक्सिमम हो गया यहाँ पर, तो ई नॉट मतलब बी ए एन ओमेगा, उसको आप यहाँ रख लें बी ए एन ओमेगा, तो ई इज इक्वल्स टू बन गया ई नॉट साइन ओमेगा टी। यही हमारा अप्लाइड ईएमएफ है। सर्किट में कुछ रेजिस्टेंस होगा तो करंट इन कॉइल उस रेजिस्टेंस के बेसिस पर आ जाएगी, आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन रेजिस्टेंस, ई है ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन में रेजिस्टेंस, तो अगर ई अपॉन आर आई है तो ई नॉट अपॉन आर को आई नॉट होना चाहिए और आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आ गया। अब अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आई नॉट तो यहाँ पर पीक वैल्यू ऑफ करंट बता रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, साइन ओमेगा टी ट्रिग्नोमेट्रिक साइन्यूसोइडल फॉर्म है, तो इसीलिए मैंने साइन्यूसोइडल फॉर्म में बनाया है इसको। ये जो साइन्यूसोइडल एसी फॉर्म में बनाने का पर्पस है वो यही है और इसीलिए हम इसको कहते हैं विच इज़ ऑल्टरनेटिंग करंट। ये एसी है। आपको अगर याद आ रहा हो, हमने जब सेकंड यूनिट पढ़ी थी उसके स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा टाइप्स ऑफ करंट की बात की थी, एसी और डीसी की, तो एसी यहाँ से शुरू हो जाती है। और इसी टॉपिक के साथ हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसमें एक अगले चैप्टर में जाना है, यूनिट 4 में ही, वो है एसी सर्किट्स। तो उस एसी सर्किट वाले पोर्शन को आगे बढ़ाएंगे जिसकी शुरुआत यहीं से होगी, जिसमें फॉर्म है करंट की आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये ईएमएफ के लिए फॉर्म बन रही है। तो फिलहाल के लिए तो आप इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। डेरिवेशन में अगर कहीं कोई डाउट है तो एक बार इसको रिपीट करके ज़रूर देख सकते हैं। सिंपल डेरिवेशन है वैसे। मैग्नेटिक फ्लक्स हमने लिया है फाई बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ओपन किया है बी ए कॉस थीटा, थीटा को हमने एंगुलर वेलोसिटी, ये रोटेशन आ रहा है तो यहाँ रोटेशन में कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी बनेगा, तो उसी ओमेगा की टर्म्स में हमने कन्वर्ट कर लिया ओमेगा थीटा अपॉन टी, तो थीटा ओमेगा टी आ गया। ये ओमेगा टी पूरा एक एंगल है, साथ में फैराडे सेकेंड लॉ लगाया, फार्मूला लिया, बी ए कॉन्स्टेंट बाहर किया, कॉस ओमेगा टी अपनी जगह पर चल रहा था, फार्मूला लगा दिया है डिफरेंशिएशन का, और माइनस माइनस प्लस होकर बी एन ओमेगा साइन ओमेगा टी, कंडीशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 पर क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू रिप्लेस किया सो दैट हमें एक जेन्युइन फॉर्म मिल जाए, इक्वेशन मिल जाए और हमारे सामने ऑल्टरनेटिंग करंट डेवलप हो चुकी है। तो मैथमेटिकली हमने प्रूव कर दिया है दैट करंट प्रोड्यूस्ड हेयर इज ऑल्टरनेटिंग करंट।
यही हमारी डेरिवेशन है, वर्किंग का पार्ट है। आपसे अगर पेपर में पूछा जाता है तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम से कम इसमें 3 स्टार डाल देना आप। ट्रांसफार्मर और जनरेटर दोनों ही हमारी इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसको पॉज करके नोट करेंगे आगे। अब बारी है हमारे अगले चैप्टर की, जहाँ पर हम देखेंगे डिटेल में कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग एसी जनरेटर में हम देख ही चुके हैं, करंट का फॉर्म है I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। EMF के लिए हम E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी कहते हैं, और यहीं से हमारी ऑल्टरनेटिंग करंट की शुरुआत होती है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से है, कैसे ग्राफिकली इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। कुछ इसमें वेरियस टर्म्स हैं जिनका हमें यूज़ करना होता है, उनको देखेंगे और बढ़ाएंगे इसको आगे। तो देखते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक्स बेस्ड ऑन ऑल्टरनेटिंग करंट। इन शॉर्ट वी कॉल दिस एज AC, and here the topics which we have to study about is number 1 is alternating EMF and current, then the average value or we can say mean value of alternating EMF and current, then we will have root mean square value of alternating EMF and current, then we will have certain AC circuits with certain circuit components in the form of resistor, inductor and capacitor, then there will be combination of these, and finally the series LCR circuit with resonance and Q factor, then graphical relationship between these XL and XC with respect to frequency, then power in LCR AC circuit, that also we have to discuss, and along with that wattless current and wattless circuit, and at last LC oscillations we will discuss here. So let's start this. Basically the concept of alternating EMF we have already studied. The concept of alternating here is the property of changing its value on its own. So alternating EMF is that EMF which continuously changes in magnitude and periodically, means after a fixed interval of time it reverses its direction. Alternating EMF is that EMF which has tendency to change its value continuously and changes or reverses its direction periodically, means after fixed interval of time. Similarly, the alternating current is the current of same property which continuously changes in magnitude and periodically reverses its direction. So how to represent them graphically, that we have already studied in case of AC generator working, but here also we will study it in detail. So this is the time axis. Along x-axis we can represent it in the form of angle also. Theta is equals to omega t, and the angles are theta is omega t. Then we have angles 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi, up to 2 pi, 0 to 2 pi here. From 0 to 2 pi it is the one complete cycle. Then 5 pi by 2, 3 pi, 7 pi by 2, 4 pi, second cycle, and so on. And similarly we have time. If we represent this axis as time axis, first time is 0, then t by 4, t by 2, 3t by 4 and t. Up to capital T it is complete cycle. Then next cycle starts. And along y-axis we are representing EMF along with current also. So the graph will be in this form, sinusoidal form, with the peak value, maximum value of EMF as E naught. This blue line is the EMF line, EMF curve. For one complete cycle it is sine form, then next cycle, and so on it will go. Similarly, the equation can be written as E is equals to E naught sine omega t. This format we have already studied in the working of AC generator. Then current in green curve, it is also sinusoidal with peak value or maximum value, or we can say amplitude as I naught, and sinusoidal form is there. So equation will be I is equals to I naught sine omega t. Similar equation for EMF as well as for current. Now if we need to represent it another trigonometric form, we have cosine form or cos in short, and here the angle theta is equals to omega t.
then we have pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi, 5 pi by 2, and so on, or time t by 4, t by 2, 3t by 4, and so on, e and I. And now this is the cosine curve which will start from maximum at time 0. Similarly for current also it will be of same shape. Here in the two graph, the important thing we are showing here is magnitude of EMF is greater and magnitude of current is lesser at any time. So comparatively EMF is of higher value and current is of lower value comparatively. Current equation in the form of cosine form. Here E and I are the instantaneous value of EMF and current. Then E naught and I naught is called peak value or maximum value, or we can say amplitude of EMF as well as current. Omega is the angular frequency. T is the instantaneous time, general time, or particular time we can say. Omega T is the phase factor. Very important. Omega T is the phase. This concept of phase we have already studied in 11th class. You must know the concept of phase from there. And this will be the symbol of AC source, sinusoidal symbol. So you can note down this by pausing. Then we are moving to next part. Now here we have the average value or mean value of alternating current. Although the alternating current is having continuous change in the value, but we need to represent it as a single value, so we need to take its average value. If we take its average value for complete cycle, it will be 0, because positive half and negative half have same value. So if we add them for taking average, it will be 0. So we will calculate it for half cycle only. So the average or mean value, so the average or mean value of alternating current for half cycle, here we are finding it for half cycle, because for complete cycle it is 0. So it is that steady value. Steady means the constant value of current which will send same amount of charge in a circuit in time of half cycle. We are taking it for half cycle, so time of half cycle, that means capital T by 2 time will be taken. So capital T by 2 whenever multiplied with certain value of current, this is steady value of current, it will produce certain charge, and that charge is same as the charge produced by given alternating current in same circuit in same time. So if we consider a small charge dq, it is I, current, instantaneous current, multiplied by small time dt. Substituting the value of I as I naught sin omega t in the form of alternating current, we will have, after integration, dq becomes q. For half cycle it is 0 to t by 2. I naught sin omega t is there, dt at same place. Then in next step we will get the value of q as 2 I naught by omega, where omega is 2 pi by t. So it is 2 I naught t by 2 pi. If we take the integration of this expression, integration of sin omega t will be cos omega t, and substituting the values you will get this expression, and hence it is I naught t by pi. Now the mean value of AC, I mean or I average, it is charge divided by time, because charge is current into time, so current will be charge by time. So the charge produced here is I naught t by pi. So putting the value of charge here, we get I mean or I average as 2 I naught by pi, or substituting the value of pi, we will get it as 0.637 I naught, or 63.7% of I naught. And similarly for current also, similarly for EMF also, the expression for E mean or E average will be 2 E naught upon pi, as we have it is 2 I naught upon pi, or equals to 0.637 of E naught, or 63.7% of E naught. So here the average or mean value of alternating current or EMF is 0 over a complete cycle, as positive and negative values are cancelling each other. So you can note down this relation also. This is a short form of derivation. In further topics we will do it in detail also. Then next is root mean square or virtual or effective value of alternating current.
So here we will calculate it for complete cycle. For this we will calculate the average of square, and then we will take its mean, and then we will take its root. So that's why we call this as root mean square. That's why in short it is called RMS value of alternating current. Is that again it is steady current which would produce same heat. This time we are dealing with heat because heat is obtained as I square RT, and on taking I square, positive square becomes positive, negative square becomes negative, positive again, positive square is positive, negative square is also positive, so adding up will not produce zero value for complete cycle, and hence we can calculate it in the form of heat, same amount of heat in given resistance in given time, or we can say time of complete cycle, as produced by a given AC in same resistance in same time. So for this, small heat is I square dt, then putting the value of I as I naught sine omega t, we have I naught square sine square omega dt into R. The expression is there. Then total heat will be for complete cycle, taking integration from 0 to t, taking this I naught square R outside as a constant, sine square omega t dt is t by 2. So the formula is I naught square R t by 2. Then after integration, omega is replaced by 2 pi by t, and hence I virtual be the IV be the virtual value of AC, then H will be I virtual square RT. This is the heat produced, and hence I virtual will be I RMS, or we can say I effective, and here this expression I virtual is equivalent to I square, this I square I naught square divided by 2 collectively. So that's why we have taken this as I naught by root 2, and hence 0.707 I naught, or we can say 70.7% of I naught. This is slightly greater than the average value for half cycle. Similarly for EMF, it will be E virtual or E RMS or E effective is E naught by root 2, 0.707 of E naught. That means 70.7% of E naught. So the important point is root mean square value of alternating current or EMF can be calculated over any period of cycle, since it is based on heat energy produced, which will not depend on the direction. And the formula, do not use the above formula if the time interval under the consideration is less than 1 period, because it is calculated for one complete cycle. You can note down this relation by pausing the video. Then we are moving to next. Relative values, or means peak value, virtual value or mean value of alternating EMF as well as for current. This is the complete cycle, where this part is the maximum value of EMF. This is called the peak value also. Up to here it is maximum value, then slightly lesser than this 70.7% is E virtual or effective or RMS we can say. Then further slightly lesser than this 63.7% is mean value for half cycle. So this is the comparative strength. E mean is equals to E average. This is 0.637% of 0.637 or 63.7% of E naught. E virtual or E mean or E effective, E RMS or E effective is 0.707 of E naught. That means 70.7%. And some important concept related to numericals here. Number one, the given value of alternating EMF and current are virtual values unless otherwise specified. Means if they are not specified in the question, we will consider in general as virtual or RMS value for current as well as for EMF. That means if suppose it is written that 230 volt AC is there, it means E virtual or E RMS or E effective is 230 volt. Means if the name of the voltage or current is not mentioned, we will consider it in RMS form. Then AC ammeter and AC voltmeter especially are used for measuring RMS value of alternating current and voltage respectively, and they works on heating effect of current, and hence their scale is not equally distributed. They are also known as hot wire meters, and the scale of DC meter they are linearly graduated, means they are graduated with equal displacement or equal distances,
whereas the scale of AC meters, whether it is AC ammeter or voltmeter, they are not evenly graduated because they are giving the concept of H proportional to I square. This is the concept of alternating current. You can note down this. तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और उससे रिलेटेड और बेसिक टर्म्स जो थी, डेरिवेशन भी हमने देखी, अलग अलग टाइप की करंट और वोल्टेजेस के बारे में पढ़ा है। तो थोड़ा सा एक उसका रीलुक देख लेते हैं। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और ऑल्टरनेटिंग करंट जो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन में रिप्रेजेंट हो सकती है। आप दोनों तरह के ग्राफ देख चुके हैं। यहाँ हमने साइन वाला ही बनाया है। E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी फॉर्म होगी, ये बनेगा। आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी फॉर्म होगा, ये बनेगा। एक और कंपैरिजन है यहाँ पर कि ईएमएफ की वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी, करंट उसको मैग्नीट्यूड में हमेशा थोड़ा सा छोटा ही दिखाना है। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ बोलते हैं, जिसमें ई नॉट मतलब पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, और यहाँ आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी को इंस्टेंटेनियस करंट बोलेंगे। इसमें वही पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और एम्पलीट्यूड नाम देंगे आई नॉट को, ऐसे ई नॉट को। ओमेगा इसमें एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, फॉर्मूला 2π/T या 2π न्यू होता है। ये जो हमने दिखाया ये एक साइकिल है। ऐसी कितनी साइकिल जाती हैं एक सेकंड में, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इंडिया में प्रोडक्शन जो होता है उसको 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर प्रोड्यूस किया जाता है, यानी एक सेकंड में ऐसी साइकिल 50 बार चली जाएगी। 50 हर्ट्ज़ का मतलब 50 साइकिल पर सेकंड है, यानी एक साइकिल, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और इस तरह से 50 साइकिल जाएंगी एक सेकेंड में। एक और मज़ेदार बात कि यहाँ पर जो एक साइकिल है उसमें करंट 2 बार ज़ीरो होती है। ये वाला पार्ट यहाँ पर 2 बार ज़ीरो है, तो इस 2 बार के पार्ट में ज़ीरो होने पर जो करंट है वो एक साइकिल में 2 बार ज़ीरो है, तो एक सेकंड में 50 साइकिल के रिस्पेक्ट में 100 बार ज़ीरो हो जाता है, 100 टाइम्स ज़ीरो। यानी जिस लाइट सोर्स को आप कंटिन्यूसली जलता हुआ देखते हैं वो एक्चुअली जल नहीं रहा होता है, बल्कि ब्लिंकिंग होती है उसमें, बट वो इतनी रैपिड है कि हमें उसका पता नहीं चल पाता है बिकॉज ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन। खैर अपने टॉपिक पर आते हैं, ज़्यादा साइड में नहीं जाएंगे। न्यूज़ में फ्रीक्वेंसी टी टाइम पीरियड है, और ये हमारी एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू जिनकी डेरिवेशन आप देख चुके हैं, बट इन डेरिवेशन को हम एक बार दूसरी फॉर्म में भी देखेंगे। मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू के लिए हमने चार्ज का कॉन्सेप्ट देखा था, आरएमएस वैल्यू के लिए हीट का कॉन्सेप्ट देखा था। इसको सिस्टमेटिक वे में भी एक बार डेरिवेशन देख लेते हैं। तो पहले आ रहा है मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल के लिए लेने का कारण आपको बताया था, अगर आप एवरेज वैल्यू लेंगे तो एवरेज का मतलब है आप इसको, ये करंट और टाइम के रिस्पेक्ट में है, अगर आप इसके सेकेंड वाली साइकिल को लेते हैं तो जितना ये पॉजिटिव उतना ये नेगेटिव, टोटल सम करेंगे ज़ीरो हो जाता है। इसलिए हमें ये कंसीडर करना है सिर्फ हाफ साइकिल T/2 तक के टाइम के लिए, 0 से T/2। ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है I0। जनरल इंस्टेंटेनियस करंट किसी भी टाइम पर T टाइम पर I हो जाएगी। तो इंस्टेंटेनियस करंट हम जानते हैं, हमें इसमें एवरेज वैल्यू निकालनी है, मीन वैल्यू जिसको कहते हैं। तो बेसिकली मीन या एवरेज वैल्यू का मतलब होता है टोटल करंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ करंट। आप जब एवरेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, किसी भी वैल्यू का सम करो उस क्वांटिटी का और कितनी बार आया है उसके नंबर से डिवाइड कर दो, यही मेथड है एवरेज निकालने का। तो यहाँ पर भी वही करने जा रहे हैं, टोटल करंट अपन टोटल नंबर ऑफ करंट करेंगे हम यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ करंट। तो ये कैसे होगा, टोटल नंबर ऑफ करंट बेसिकली करंट की फॉर्म अगर देखेंगे तो करंट टाइम के हिसाब से वेरी कर रही है। I0 फिक्स है, ओमेगा फिक्स है, जितनी बार टाइम चेंज होगा उतनी बार करंट चेंज होगी। तो यहाँ पर टाइम चेंज होता है, जितनी बार ये टाइम की वैल्यू आ रही है तो टाइम एड ऑन होता रहता है। यहाँ पर T/2 टाइम्स बार टाइम आएगा तो T/2 हमारा नंबर हो जाता है करंट की वैल्यू के लिए, करंट के नंबर के लिए बेसिकली। और करंट की टोटल वैल्यू जोड़नी है तो जनरल एक बीच के करंट पकड़ेंगे, करंट I, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से T/2 टाइम तक के लिए तो ये हमारी टोटल करंट आ जाएगी। I इसमें इंस्टेंटेनियस करंट है, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया 0 से T/2, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं करंट की, ये है, ये है, ये पीक वैल्यू है, फिर ये है और ये ज़ीरो भी, ये सारी करंट इसमें ऐड होकर आ जाती हैं इंटीग्रेशन के प्रोसेस में। कितनी बार आई हैं, जितनी बार टाइम आया है, टाइम कितनी बार आया है, मान लेते हैं सब एक एक सेकंड के स्लॉट है, तो ये 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड और 1 सेकंड। तो ये 1 सेकंड, फिर इसको जब हम 2 बोलते हैं तो 2 बार आ गया है, फिर इसको 3 बोलते हैं 3 बार आ गया, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो T/2 अगर 6 है तो 6 टाइम्स हो गया, हमने डायरेक्ट उसको T/2 फॉर्म में लिया है। ये फॉर्मूला समझना बहुत ज़रूरी है। I मीन टोटल करंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ करंट। नंबर कैसे मिल रहा है, टाइम जितनी बार चेंज होगा उतनी बार करंट चेंज होगी, तो टाइम T/2 टाइम्स चेंज हो रहा है,
इसलिए करंट भी T/2 टाइम्स नंबर में आ गई। टोटल करंट निकालने के लिए जनरल करंट ली है, इंस्टेंटेनियस करंट, और उसको टाइम के रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेट कर दिया है कंप्लीट हाफ साइकिल के लिए, तो हमारी टोटल करंट भी आ जाएगी। तो इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो आई मीन इज़ T/2 को मैं रिवर्स कर देता हूँ, या उससे पहले हम ऐसा करते हैं, इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ करंट I एज I0 साइन ओमेगा टी एंड T एज 2π/ω होता है, तो यहाँ का 2 अगर हम हटा देते हैं, अपॉन में इधर ले आते हैं, तो ये π/ω बन जाता है। तो करंट की मीन वैल्यू हमें मिलती है इंटीग्रेशन 0 से π/ω I0 साइन ओमेगा टी dt, और ये रिवर्स में हो जाएगा तो ω/π बन जाएगा। I0 कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं, ओमेगा I0/π इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/ω है साइन ओमेगा टी dt। तो यहाँ हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन AX dx होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन AX dx का फॉर्मूला होता है माइनस कॉस AX/A, और उसी फॉर्मूले के बेसिस पर हमने लिखा है ओमेगा I0/π साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा t/ω, और लिमिट हो गई है 0 से π/ω। तो ओमेगा से यहाँ ओमेगा कैंसिल हो जाता है, ये माइनस बाहर करेंगे तो ये माइनस I0/π बन गया। यहाँ कॉस ओमेगा टी में अपर लिमिट रखेंगे तो कॉस ओमेगा टी इज़ π/ω माइनस कॉस 0 बन जाएगा, ये पूरा 0 रखने पर। तो आप समझ ही रहे होंगे, माइनस I0/π है, कॉस 180 का मतलब -1 है, और कॉस 0 का मतलब 1 है, तो -1 -1 -2 वो बाहर के माइनस से एडजस्ट होगा, तो हमारा फॉर्म बनेगा आई मीन का 2I0/π। आई मीन इज इक्वल्स टू 2I0/π। 2 और पाई की वैल्यू रखते हैं तो 0.637 आ जाता है ऑफ I0, यानी कि 63.7% ऑफ I0। उसके बाद सिमिलरली हमारे EMF के लिए भी है। ई मीन का फार्मूला 2E0/π और 0.637 ऑफ E0, यानी कि 63.7% ऑफ E0। ये बेसिकली हमारी वो कांस्टेंट या स्टेडी वैल्यू आती है करंट की, विच विल प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन टाइम ऑफ हाफ साइकिल T/2 एज प्रोड्यूस्ड बाय एक्चुअल ऑल्टरनेटिंग करंट इन टाइम ऑफ हाफ साइकिल। मतलब कि जो हमने यहाँ एक वैल्यू दी है, ऑल्टरनेटिंग करंट एक्चुअली वैल्यू बदलती हुई करंट है, लेकिन हमने जो मीन वैल्यू बताई है वो उसका एवरेज बताया है, यानी कि एक फिक्स वैल्यू बताई है जिसका काम बिल्कुल वही इफेक्ट प्रोड्यूस करना होगा जो ये हाफ साइकिल करती है चार्ज प्रोड्यूस करने के रिस्पेक्ट में। कंप्लीट साइकिल के लिए अगर आप इसे करते हैं तो ये 0 होता है। कैसे 0 होता है, ये आप बिल्कुल यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। कंप्लीट साइकिल में 0 आता है, वो इसलिए क्योंकि 0 से कैपिटल T के लिए आप लिमिट्स लगाएंगे। 0 से T होगी, यहाँ 0 से T आएगा, यहाँ भी T आएगा। बाकी मेथड सेम फॉलो करना है। आप देखेंगे कि ये डेरिवेशन 0 आंसर बता देगी आपको। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसे आप खुद से करके देखें। नहीं होता है तो ज़रूर उसके बारे में पूछें। 0 से T लेना है कंप्लीट साइकिल के लिए, IDT ऐसे ही रहने देना है, और T/2 की जगह T लेना है। सेम प्रोसेस फॉलो करना है, सिर्फ वैल्यूज़ का थोड़ा सा फ़र्क होगा। उसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे फाइनल आंसर आपका यहाँ 1 - 1 से 0 बन जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं एवरेज वैल्यू फॉर कंप्लीट साइकिल इज 0, दैट्स व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग इट फॉर हाफ साइकिल। तो इसको पॉज करके थोड़ा सा नोट कर लेंगे। तो ये अगर आप नोट कर चुके हैं तो हमने यहाँ से इंट्रोडक्शन शुरू कर दिया है अल्टरनेटिंग करंट का। एक इसमें एक्सप्रेशन RMS वैल्यू का और है, उसकी भी डेरिवेशन जिस तरह से हमने ये डिटेल में की है एक करेंगे उसे भी, और बढ़ाएंगे फिर हमारे AC सर्किट्स को आगे। वो सब हम देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।